कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज। सभी ज्वालामुखीज का मैं स्वागत करती हूं आज के हमारी बहुत ही बेहतरीन सी उड़ान की क्लास में, जहां पर बच्चों हम लोग तैयार हैं भरने के लिए उड़ान। तो यार यहां पर हम लोग लेकर आ गए हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। तो आज हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे के जो प्यारे प्यारे से टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। बेसिकली हम बच्चों जिस चीज की आज की क्लास में बात करेंगे दैट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यार लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया है उसको भी हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमारा यंत्र जो है काम क्यों नहीं कर रहा है? काम करो यंत्र। नहीं 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 नहीं, तो दिस इज नॉट वर्किंग। इट्स ओके, ठीक है। सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि हम लोग यूरोप के समाज की बात करेंगे कि जिस समय पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना दौड़ती है, लहर दौड़ती है, उस समय पर यूरोप के अंदर कौन से अलग अलग टाइप के लोग रहते थे? व्हाट वर द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन यूरोप जिस टाइम नेशनलिज्म की डिमांड आती है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, जहां पर एक ऐसा समय था कि लोग राजा महाराजा के शासन में रहा करते थे। बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे। जैसे बहुत बड़ा एरिया समझ लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, जहां पे एक किंग बैठे हैं। किंग जो है और बाकी सारे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं वो एक ही एम्पायर का हिस्सा बन के बैठे हैं। राजा के पास ऑटोक्रेटिक पावर है, यानी कि राजा जो है बच्चों बिना किसी लिमिटेशन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रूल कर रहे थे, जिसको एक एब्सोल्यूट रूल हम लोग बोलते हैं। तो राजा उस प्रकार से लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, और जनता बेचारी बस एक्सेप्ट करती थी उस शासन को। ठीक है यार, ये एक ही टॉपिक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो इस एक ही टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत प्यारे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, सो आई थिंक एवरीबडी नोज। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, तो किस किस बच्चे को याद है वो लोग अपने हैंड्स रेज करेंगे जिसने लास्ट क्लास को रिवाइज करा है, जो टॉपिक्स हमने पहली क्लास में पढ़े थे उनको देखा है। तो मुझे फटाफट से बता दो कि डू यू गाइज रिमेंबर एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास? नहीं तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूंगी। चलिए बताइए। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई मैम, बताओ, पूछो तो सही कुछ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। याद है? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लहर दौड़ रही है यार यहाँ पे क्लास में आप लोगों के कमेंट्स की, तो बहुत तेजी से कमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि बच्चों ने अपना हैंड रेज करा है जिन्हें याद है। तो एक बारी फिर से याद दिला देते हैं जितने भी बच्चे यहाँ पर थोड़े से भी कंफ्यूज हैं। अगर हल्का सा भी डाउट है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, तो मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप आप लोगों को पता है क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा समय था, यानी कि बेसिकली हम 18th सेंचुरी के टाइम की बात करें, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूरोप के अंदर राजा महाराजा बहुत बड़े एरियाज पे शासन करते थे। आज के समय पे हमें जो कंट्रीज पता है, जैसे जर्मनी पता है, फ्रांस पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है इटली, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज बच्चों एक समय पे हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलाके राजा महाराजा सिर्फ शासन करते रहते थे जनता के ऊपर, और जनता बस उनके शासन को एक्सेप्ट करती रहती थी। लेकिन फिर नेशनलिज्म की जो भावना है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो लोगों के अंदर दौड़ती है। लोग इसी मोनार्की के खिलाफ जाते हैं और नेशन स्टेट को क्रिएट करवाते हैं। तो दैट इज द पर्टिकुलर चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करी थी। 1789 वॉज द ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। सभी को बात पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूं तो 1789 वाज द ईयर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आया, लेकिन उसके बाद वहां के लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करना था। कलेक्टिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है मेरे लोग, मेरे बच्चों? कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब सभी को ये एहसास दिलाना कि आप सभी लोग फ्रांस का हिस्सा हो, आप सभी लोग फ्रांस का हिस्सा हैं। इस चीज को याद दिलाने का काम किया गया था इन द ईयर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में।
कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करी गई थी, हमें याद है। लोगों को बताया गया था कि आप जिस फ्रांस की धरती पे रह रहे हैं ये आपकी पितृभू है, यानी कि आपका फादरलैंड है, सारे लोग सिटीजन्स हैं। फ्रेंच फ्लैग को क्रिएट करा गया, ठीक है। नेशनल असेंबली एक इलेक्टेड बॉडी बनाई गई थी। उसी के साथ यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून बनाए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा, बराबर सिस्टम रहेगा, जिन चीजों के थ्रू जो है चीजों को वे करा जाएगा, वजन करा जाएगा, मेजर करा जाएगा, तो एक ही स्केल रहेगा। साथ ही में हमने ये भी देखा था, गाने लिखे गए, कस्में खाई गई थी, मार्टर्स जो लोग शहीद हुए थे देश के नाम पर उनको कमेमोरेट करा गया था। फ्रेंच एक ओनली लैंग्वेज बना दी गई थी। लोगों को ये बोला गया था कि आप सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करो, जिससे कि आपके बीच में जो यूनिटी है, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सारे मेजर्स लिए गए थे जनता के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि सभी को ये लग सके कि हम साथ साथ हैं। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो सब लोगों को ये याद दिलाया गया कि यू ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, फ्रांस। अब बच्चों, इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट वाज नेपोलियनिक कोड। कुछ बच्चों ने पहले से ही लिख दिया कि यस, नेपोलियनिक कोड की हमने बात करी थी। बच्चों, नेपोलियनिक कोड के अंदर हमने क्या देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं, फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद आजू बाजू की जो जगहें थी वो वहां पर भी कॉन्कर करने जाते रहते हैं, ठीक है। अपनी आर्मी को भेजते हैं, आसपास की सारी जगहों पर वो कब्जा करना चाहते थे। तो जितनी वो जगह में जाते हैं, वहां पर पहले तो जनता बड़ी खुश हुई थी कि फ्रांस की आर्मी आ रही है, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया है, तो ये शायद आर्मी हमें भी आजादी दिलवाने आ रही है, शायद ये हमें भी लिबरेट करने वाले हैं। तो पहले तो वो बड़े खुश थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों उस जनता को रियलाइज होता है कि नेपोलियन जो है उन्होंने काफी गलत करा है। उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, उन्होंने चीजों को सेंसर करना चालू कर दिया। सेंसर का मतलब क्या होता है कि चीजों को ब्लॉक करना, बैन करना चालू कर दिया। जो भी चीज उनके खिलाफ लिखी जाएगी वो छपेगी ही नहीं, कभी किसी को भी नेपोलियन के खिलाफ बोलने ही नहीं दिया जाएगा। तो चीजों को सेंसर करना चालू कर दिया। साथ ही में फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, यानी कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के फ्रेंच आर्मी का हिस्सा बनाया जा रहा था। तो जनता काफी नाखुश हो जाती है, जनता काफी नाराज हो जाती है नेपोलियन के इस शासन से। और बच्चों, एक चीज थी, लेकिन नेपोलियन जो नेपोलियनिक कोड लेकर आए थे, नेपोलियनिक कोड जब वो लेकर आए थे तो उसके थ्रू उन्होंने क्या करा था, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की बनी रहे, इस चीज की बात करी थी। जितने विशेष अधिकार लोगों को बाय बर्थ मिलते थे वो हटा दिए थे। जो ट्रेड के ऊपर रुकावटें लगी होती थी, व्यापार पे जो रुकावटें लगी थी उनको हटा दिया था। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया था। सर्फडम, जो एक तरीके से पेजेंट्स होते थे, वो क्या है, लेबर बने होते थे, तो उस चीज को भी खत्म कर दिया था। तो जनता बहुत खुश भी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस के थ्रू। ये चीजें हमने देखी थी, ये सारी बातें हमने करी थी, ठीक है। यही सब बातें करी थी हमने, राइट? बहुत बढ़िया। चलो अब फटाफट से सभी लोगों को अगर याद आ गया है, याददाश्त ताजा हो गई है कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो जल्दी से सारे लोग फायर इमोजी बना देंगे। अब यार देखो, फटाफट से फायर इमोजी, फटाफट से फायर इमोजी बन जानी चाहिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी। हाँ जी, मेमोरियल ड्यूज भी हटा दिए थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस मैम, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो प्लीज बनिए, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। चलिए, ऑल राइट गाइस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बच्चों, अब हम लोग जिस चीज की बात करने वाले हैं, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां पर बच्चे बेसिकली हम क्या बात करेंगे, यहां पर बेसिकली हम जो बात करेंगे, लेट मी टेल यू। देखो, हम लोग देखेंगे कि यूरोप की जो सोसाइटी थी, यानी कि यूरोप के अंदर जो जनता थी, जो वहां के लोग थे, द पीपल ऑफ यूरोप, वो किस तरीके से डिवाइडेड थे। यहां पर सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द अरिस्टोक्रेसी, we will talk about the peasants, and we are also gonna be talking about the middle class, जिनकी बात वैसे कोई भी नहीं करता है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे। ओके, तो यूरोप के अंदर बच्चों जो जनता उस समय पे रह रही थी, देखो अभी नेशनलिज्म की फीलिंग आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि यूरोप के समाज में कौन से अलग अलग लोग रह रहे थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर अरिस्टोक्रेसी को। अरिस्टोक्रेसी कौन लोग होते हैं बच्चों? जैसे हम लोग वो बात करते हैं, आपने वो गाना सुना होगा ना कि सी हूं मैं साउथ दिल्ली की, वीगन वाली डाइट, आलमंड वाला घी,
है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो अमीर क्लास के लोग होते हैं, राजा महाराजा के जो रिश्तेदार थे, उनके जो सगे संबंधी थे, उन लोगों को अरिस्टोक्रेसी बोला जा रहा है। अब अरिस्टोक्रेसी नंबर्स में कम थी, जनसंख्या उनकी बहुत कम थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वो अरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट और पावरफुल क्लास थी। उनका दबदबा रहता था पूरे यूरोप में, पावर उनके पास थी क्योंकि उनके पास पैसा था, दे हैड ऑल द मनी। अब ये जो अरिस्टोक्रेसी थी, अगर मैं इसकी यहां पे बात करती हूं, आप लोगों को लेके चलती हूं मैं अरिस्टोक्रेसी की बात करने के लिए, तो देखो, सोशली पॉलिटिकली दे वर द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सामाजिक तौर पे अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल तौर पे अगर आप देखोगे, तो सारी पावर, सारा पैसा इन अरिस्टोक्रेसी के हाथ में था। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। बच्चों हम लोग देखते हैं पूरे यूरोप के अंदर ये अरिस्टोक्रेट्स चाहे किसी भी कोने में रह रहे हो, इनका जो जीवन जीने का तरीका था, यानी कि पैसा वाला तरीका, बहुत पैसा खर्चते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे, ठीक है, पैसा था, पावर थी, एक आलीशान जो जीने का तरीका था वो सेम ही था। तो चाहे आप अरिस्टोक्रेट हो, चाहे आप किसी भी कोने में रहते हो यूरोप के, द वे दैट यू लिव योर लाइफ इज द सेम, क्योंकि आप अमीरों की तरह आलीशान जिंदगी जीते हो। उसी के साथ वास्ट एस्टेट्स, कंट्री साइड और टाउन हाउसेस में ये ओन करते थे। भाई इनके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, मतलब कि बच्चों अगर ये गांव में इनके पास बड़े बड़े कंट्री साइड में एस्टेट्स होते थे। कंट्री साइड क्या होता है, गांव का जो इलाका होता है, वहां पे बड़ी बड़ी जमीनें थी। शहरों के अंदर टाउन हाउसेस थे, सो दे हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। अलोंग विद दैट स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। बच्चों ये लोग ऐसे आम इंसान की भाषा में बात नहीं करते थे, ये लोग फ्रेंच भाषा में बात करते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यहां पर एक ऊंची लैंग्वेज मानी जाती थी, एलिट्स द्वारा बोली जाती थी, एंड दैट इज व्हाई दीस पीपल यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच। अगर एक दूसरे से वार्तालाप करना है तो ये फ्रेंच में बात करते थे। अगर डिप्लोमेसी मतलब किसी दूसरे किंगडम में या फिर किसी दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं लोगों से, तो वहां पर भी ये लोग फ्रेंच भाषा में ही बात करते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज मानी जाती थी हाईली एजुकेटेड एलीट लोगों की लैंग्वेज। जैसे आपने इंडिया में देखा है, इंडिया में वैसे तो हमारी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, लेकिन फिर भी बच्चों हमारे देश के अंदर जो अमीर लोग होते हैं, हाउ डू दे टॉक, वो ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें कोई लोकल लैंग्वेज आती ही ना हो। वो बात करते हैं, या ऑफ कोर्स नो माय हिंदी इज अ लिटिल वीक, आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन हिंदी। तो इस तरीके से वो बात करते हैं, ऑल्दो उन्हें आती होगी अपनी भाषा, लेकिन वो बात ऐसे करते हैं कि हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोग हैं, हमें तो हिंदी वगैरह या कोई दूसरी भाषा आती ही नहीं। तो यहां पर भी बच्चों वही बात हो रही थी, यहां पर भी क्या बात हो रही थी, वही बात हो रही थी कि यहां पर जो यूरोप के लोग थे, इनके लिए वो एलीट भाषा थी फ्रेंच। ये लोग सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करते थे एक दूसरे के साथ। उसी के साथ देखो, फैमिलीज हेवीली कनेक्टेड यूनाइटेड थ्रू द टाइज ऑफ मैरिज। अब भाई जो अमीर इंसान है वो अपने बेटे या बेटी की शादी अमीरों में ही करेगा, तो ये जो अरिस्टोक्रेट्स थे ये अपने बच्चों की शादी आपस में ही कर देते थे कि मेरी बेटी अमीर घराने की बेटी है, आपका बेटा भी अमीर घराने का है, तो चलो इनकी शादी करवा देते हैं। तो बच्चों ये शादी करवा देते थे, अमीर घर एक दूसरे से ही शादी करवा देते थे, और इसी तरीके से इनकी फैमिली जो है जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमें क्या पता चलता है अरिस्टोक्रेट्स के बारे में कि ऑल्दो ये लोग नंबर में कम थे, इनकी जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी ये लोग डोमिनेट करके बैठे थे यूरोप के अंदर, फ्रेंच भाषा बोलते थे, शादी ब्याह अपने आपस में ही करा देते थे, एक ही इनका आलीशान तरीका था जीवन जीने का, बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करते थे। तो ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। ओके, अब दूसरे लोग कौन थे, पेजेंट्स। नंबर्स में जो लोग ज्यादा थे, जनसंख्या जिनकी ज्यादा थी। अब हमेशा बच्चों क्या होता है ना, जनसंख्या गरीब इंसान की ज्यादा होती है, और गरीब इंसान यहां पे हमारी पेजेंट्री थी, यहां पर हमारे किसान थे, लेकिन वो किसान में भी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता था। ठीक है, अभी रिपीट भी करूंगी, आप लोगों को पता ही है कि आपकी ज्वालामुखी मैम पूरा आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद माइंड मैप भी दिखाएंगी, तो माइंड मैप के लिए तैयार रहिएगा। माइंड मैप के अंदर हम फिर से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हर टॉपिक बच्चों मैं आपको वैसे भी 2-3 बारी समझाती हूँ, और एंड में माइंड मैप भी कराऊंगी, तो आपको फिर एक बारी क्लियर हो जाएगा, है ना। माइंड मैप आएगा, माइंड मैप आके रहेगा। चलो, अब यहां पे जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा है, वो लोग कौन है, पेजेंट्स है, वो लोग है किसान। लेकिन ये किसान में भी थोड़ा सा डिफरेंस था। हम लोग देखते हैं बच्चों, वेस्टर्न यूरोप के जो किसान होते थे, दे बल्क ऑफ द लैंड फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। कोई मेरे को बता सकता है टेनेंट्स कौन होते हैं, हु आर टेनेंट्स? देखो, हम लोग देखते हैं
जैसे कि अगर ये पूरा यूरोप है, सपोज ये पूरा यूरोप है, यूरोप के अंदर है ना, ये है यूरोप, यूरोप के अंदर किराएदार, बिल्कुल सही, किराएदार होते हैं टेनेंट्स, ठीक है। अब बच्चों पूरे यूरोप के अंदर अगर हम बात करें ईस्ट और सेंटर की, ईस्ट वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न साइड पे जो किसान हुआ करते थे लार्जली वो टेनेंट्स थे, मतलब उन्होंने या तो किराए पे जमीन ले रखी थी, किराए पे जमीन लेते थे, किराया भरते थे और उस जमीन पे वो खेती करते थे, या फिर वो स्मॉल ओनर्स थे। स्मॉल ओनर्स का मतलब ये नहीं है कि छोटे थे, स्मॉल ओनर्स का मतलब उनके पास छोटी सी जमीनें थी जिसको वो खुद ओन करते थे, उन्होंने खरीद रखी थी और उस पर वो खेती करते थे। तो ज्यादातर आपको वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में ये देखने को मिलेगा कि जो किसान थे या तो वो किराए की जमीन पे खेती करते थे या फिर उनके पास छोटी मोटी जमीन खुद से थी जिसपे वो खेती किया करते थे। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल यूरोप ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप जो है, यहां पर जो किसान रहते थे उनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, तो वो करते क्या थे फिर, यहां पर वास्ट एस्टेट्स होती थी जिसमें कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स। अब आप सभी को पता है सर्फ कौन होता है, कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं, सर्फ्स का मतलब है बच्चों लेबर, ठीक है। हम देखते हैं कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो किसान रहते थे वो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स की जमीन होती थी उन जमीनों पे लेबर की तरह काम करते थे, मतलब वो जमीन ओन नहीं करते थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, वो बस लेबर थे। वो जाते थे दिन में काम करने, शाम को उनको दिहाड़ी मिलती थी, वेजेस मिलती थी, वो काम करके अपना घर आ जाते थे। तो ये चीज है आपको यहां पे बताया जा रहा है, ओके। पेजेंट्स, मेजॉरिटी जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी वो थी पेजेंट्स। वेस्टर्न यूरोप में जो पेजेंट्स थे वो या तो किराए पे जमीन लेके काम करते थे या उनके पास खुद छोटी जमीन होती थी। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो पेजेंट्स थे वो दूसरे की जमीन पे काम करते थे और वो लेबर की तरह काम करते थे, उनको दिहाड़ी मिलती थी, वेजेस मिलती थी जब वो अपना काम करते थे। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। चलो, एग्रेरियन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, जो खेती बाड़ी प्रैक्टिस करता है। तो एग्रेरियन सोसाइटी मतलब जहां पर ज्यादातर आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ अभी इंट्रोडक्शन पे भी चलती हूं, पढ़ाऊंगी, ओके। अभी बच्चों अब जरा मेरे को बताओ, तो अरिस्टोक्रेट्स, आप सभी ने यहां तक देखा कि जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो हमारी अरिस्टोक्रेसी थी, दे वर द रिच किड्स ऑफ यूरोप, अमीर घराने के लोग थे वो बच्चों यूरोप के। और वहीं पर जो हमारे पेजेंट्स थे, दे जस्ट वांट फूड, उन्हें भाई खाने को चाहिए। और जो रिच किड्स हैं वो मैंशंस में रहते हैं, बड़े बड़े घरानों में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, वो जो है एलीट क्लास में ही अपने बच्चों की शादियां कराते हैं। इस तरीके से हमने यहां तक चीजें देखी हैं। एटीट्यूड किसमें था, रिच पीपल में एटीट्यूड था, है ना। ये क्या करते थे, वीगन वाली डाइट, आलमंड वाला घी खाते थे ये लोग। सो दे वर वेरी, दे वर द डीवास, ओके। हाँ जी, बिल्कुल सही, आवाज नहीं आ रही। सर्फ कौन होता है बच्चों, सर्फ होते हैं लेबर, ठीक है, लेबर को ही सर्फ बोला जाता है। लेबर काम करती है ना कि दूसरे, जैसे एक बहुत बड़े जमींदार की जमीन है, मैं वहां पे गई, मैंने खेती करी पूरा दिन और फिर मैंने तो लेबर का काम करा है और फिर मैं घर आ गई, मैं खुद से कोई जमीन नहीं ओन करती हूं, तो दैट इज अ सर्फ, ओके। चलिए, टेनेंट्स होते हैं किराएदार, जो कि किसी दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, किराया भरते हैं, मतलब मैं महीने का 20,000 किराया भरती हूँ और पर मैं खुद से खेती करती हूँ उस जमीन पे, मैंने किराए पे ले रखी है। किराएदार पता है ना आप लोगों को कौन होता है, जिसने किराए पे घर लिया होता है, रेंट भरते हैं वो हर महीने, और रेंट के साथ साथ वो खुद से काम भी करते थे उस जमीन पर। ऑलराइट, चलिए, बर्थडे है उज्जवल का, तो उज्जवल हैप्पी बर्थडे, आपका और मेरा नाम भी मिलता है, राइट, उज्जवल एंड उज्ज्वला। चलो, ऑलराइट, ठीक है। अब मेरे बच्चे, यहां पर हमने ये दोनों चीजें देखी, उसी के साथ अब जरा मुझे बताएंगे कि एक तीसरी क्लास कौन थी। मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो थे अरिस्टोक्रेट्स, एक तो थे पेजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स हो गए अमीर, पेजेंट्स हो गए गरीब, पर बीच में भी तो एक क्लास है जो आती है जिसको हम अभी तक मिस आउट कर रहे हैं, जिसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है। सर्फडम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ सर्फ, द स्टेट ऑफ बीइंग अ लेबर, उसी को ही सर्फडम बोला जाता है, और सर्फ होते हैं लेबर। मिडिल क्लास, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ मिडिल क्लास। हाँ जी बच्चों, मिडिल क्लास अब यूरोप के अंदर इमर्ज करती है। मिडिल क्लास कौन लोग होते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं,
जो काम करते हैं, वर्किंग क्लास, एक तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली है, तो उनका जो दिमाग है ना, अब उनके दिमाग में ये चीज आ गई है कि ये जो मोनार्की चल रही है ये गलत है, हमें इस मोनार्की को हटाना है, हमें खुद से अपना जो है शासन एस्टैब्लिश करना है, जहां पे जनता वोट देके खुद से अपने लीडर्स को चूज करे। तो ये सारे आइडियाज हमारे मिडिल क्लास के पास आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास पढ़ लिख गई है और पढ़ लिखने के बाद वो थोड़े समझदार हो गए हैं और जो एग्जिस्टिंग मोनार्की है वो उसे अपोज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो मिडिल क्लास है इसका इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। बच्चों, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लगती है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जहां पे सामान बनता है लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रीज के आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि नया एक सामाजिक ग्रुप आता है यूरोप के अंदर जिसका नाम है मिडिल क्लास। तभी लिखा है न्यू मिडिल क्लास। इस टॉपिक को अगर आप देखोगे तो इट इज रिटन न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है बेसिकली यहां पे नई नई आई है, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू पैसा कमा लिया है बहुत सारा और ये पढ़ लिख गए हैं। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन सिटीज में आती है। ये न्यू मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जिनकी इंडस्ट्रीज थी, बिजनेस जो करते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, ऑल दोस पीपल। ठीक है, साथ ही में प्रोफेशनल्स, अगर कोई डॉक्टर है, कोई एक तरीके से कुछ और काम कर रहा है, कोई पेंटर भी है, ठीक है, व्हाटएवर, मतलब अपना खुद से काम करके, डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो वो सारे काम करके भी जो लोग पैसा कमा रहे थे वो सारे मिडिल क्लास में ही आते हैं। और ये मिडिल क्लास पढ़ लिख गई थी, तो ये लोग बच्चों मोनार्की को अपोज करने लगे थे, क्योंकि ये जागरूक हो गए थे, इनके पास विद्या आ गई थी, पढ़ाई लिखाई हो गई थी इनकी। ठीक है, ओके, समझ आई बात? चलो, अब यहां तक हमने क्या देखा है? यहां तक हमने तीन चीजें देखी बच्चों। तो कैटलिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू करा, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अर्न करा, तो दैट इज द मिडिल क्लास। ठीक है, इतना ही समझिए, बाकी आपको जो है डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि यूरोप के अंदर तीन तरीके के लोगों की हमने बात करी। अरिस्टोक्रेसी, जो डोमिनेंट क्लास है, जो जिनका दबदबा पूरे यूरोप में बना हुआ है क्योंकि उनके पास पावर है, वो लोग अमीर हैं। ये लोगों का जीने का तरीका एक आलीशान जीने का तरीका था, कॉमन वे ऑफ लाइफ थी। साथ ही में ये लोग फ्रेंच भाषा में बात करते थे क्योंकि इनको लगता था कि वही सबसे ऊंची भाषा है, एलीट लोगों की भाषा है। कनेक्टेड थ्रू मैरिज, ये लोग अपने बच्चों लोगों की शादी भी करा देते थे आपस में, अमीर घरानों में। न्यू मिडिल क्लास हमने देखा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और लास्ट में हमने पेजेंट्स को भी देखा है। पेजेंट्स दो तरीके के थे, एक ऐसे पेजेंट्स थे जो या तो किराए की जमीन पे काम किया करते थे, या फिर ऐसे पेजेंट्स भी होते थे जिनके पास खुद की जमीनें थी और छोटी मोटी जमीन होती थी, उस पे काम करते थे। वेस्टर्न यूरोप में आपको ऐसे पेजेंट्स देखेंगे, लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में आपको ऐसे पेजेंट्स दिखेंगे जो कि दूसरे की जमीन पे जाके लेबर की तरह या फिर सर्फ की तरह जाके काम किया करते थे। ओके, सारे अनु बात समझ विच आ गई हैगी। चलो, डिप्लोमेसी का मतलब होता है बच्चों फॉरेन रिलेशंस, मतलब कि जब आप किसी दूसरे देश या दूसरे किंगडम के लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो वहां पर भी आप फ्रेंच भाषा का यूज कर रहे हो, किसी और लैंग्वेज का नहीं। ठीक है, ओके। मैंशंस होते हैं आलीशान घर बच्चों, बड़े बड़े बंगलॉज, मैंशंस, दैट इज अ मैंशन। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अगर इसको देख लोगे माइंड मैप को, आपको ये पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो एक बारी फटाफट से लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर, और फिर हम लोग एमसीक्यूज पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो भी दिखा देती हूँ, जिसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन नहीं आता है बट फिर भी एक बारी देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे यही बताया गया है कि एक ऐसा समय था जब नेशनलिज्म आया नहीं था। तो नेशनलिज्म से पहले प्री नेशनलिस्ट मैप यूरोप का अगर आप देखेंगे तो मिड 18th सेंचुरी की बात है, कोई नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पे आपको जो कंट्रीज दिखती हैं यूरोप में, वो उस समय पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लोग जो है एम्पायर्स, किंगडम्स में रहते थे, राजा के शासन में रहती थी जनता। सिंपल सी बात है, एम्पायर में, राजा के किंगडम के अंदर लोग रहते थे। पॉपुलेशन, नो शेयर ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, तो अलग अलग पॉपुलेशन साथ में रहती थी। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, तो पूरा एम्पायर मतलब एक राजा के तहत एम्पायर है। ऑस्ट्रिया हंगरी के हिस्से में रूल करता था, जिसमें अल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड के आते थे, बोहेमिया भी आता था। अरिस्टोक्रेसी यहाँ जर्मन भाषा बोलती थी। फिर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लोम्बार्डी, वेनिशिया की भी इस किंगडम में आती थी। हंगरी के अंदर आधी पॉपुलेशन मग्यार बोलती थी और बाकी लोग जो है डायलेक्ट्स यानी कि लोकल भाषाओं में बात करते थे। गैलिसिया के अंदर जो अरिस्टोक्रेसी, वही ऊंची क्लास के जो लोग थे, वो पॉलिश भाषा बोलते थे। और सिर्फ एक चीज इन लोगों को जोड़ रही थी, देखो आपको समझाया क्या जा रहा है कि जब कोई नेशन स्टेट नहीं था,
एक एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है? हैब्सबर्ग एम्पायर। इस हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ लोग जर्मन बोल रहे हैं, कुछ लोग इटालियन भाषा में बात कर रहे हैं, कुछ लोग मग्यार भाषा में बात कर रहे हैं, कुछ लोग डायलेक्ट्स मतलब लोकल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो गैलिसिया के हैं यहाँ पोलिश भाषा में बात कर रहे हैं। सो अलग अलग लैंग्वेज कल्चर के लोग एक ही राजा के तहत एम्पायर में रह रहे हैं, जिनके बीच में कोई कॉमननेस नहीं है, कोई कॉमन चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक ही चीज साथ में जोड़ के रख रही है, दैट इज द एम्परर, दैट इज द किंग। कि हम लोग एक राजा के अंडर है, चाहे हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, लेकिन फिर भी राजा के तहत है, तो भाई राजा की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उनका जो भी कहा है उसको ही हम मानेंगे। इस तरीके से बच्चों एम्पायर में अलग अलग जनता जो है साथ में रह रही थी, कोई नेशन स्टेट्स बने नहीं हुए थे। और इसी तरीके से पूरे यूरोप में हमने देखा अरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, पेजेंट्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लासेस के लोग भी रहा करते थे। ओके, तो ये बेसिक सी चीज है, इस पे ज्यादातर बच्चों क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी इसकी ये वाली जो लाइन है ना, गैलिसिया की अरिस्टोक्रेसी पोलिश भाषा में बात करती थी, इस पे कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। नहीं तो उसके अलावा आपको सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जहां पे आपको बताया गया है कि एक एम्पायर के तहत कितने भिन्न भिन्न प्रकार की जनता रहा करती थी। सिर्फ इस चीज को बताने के लिए ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ओके, चलो क्वेश्चंस पे चले। एलिजेंस होती है बच्चों की किसी के टूवर्ड्स एलिजेंस है, ठीक है। आपका कनेक्शन क्या है कि आप बस राजा के तहत हो, राजा के अंडर हो, राजा को मान रहे हो, राजा का कहा सुन रहे हो, तो वो एलिजेंस है एम्परर के टूवर्ड्स। बस दैट इज ओनली द कॉमन थिंग दैट इज बाइंडिंग एवरीवन टुगेदर, जो सबके बीच में कनेक्शन है, नहीं तो कोई चीज नहीं है। ओके, ठीक है। चलो, पॉलिश भाषा होती है बच्चों। पॉलिश का मतलब क्या है? पॉलिश इज द लैंग्वेज। पॉलिश भाषा होती है, जर्मन एक लैंग्वेज होती है, इटालियन एक भाषा होती है, मग्यार एक भाषा होती है। तो ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग इसी एम्पायर के तहत रह रहे थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। यहां पर अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने इसका माइंड मैप भी देखा है, अब जरा क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो चलिए, पोल आ गया है, फटाफट से पोल को देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है यहां पर। लेट्स सी विच लैंग्वेज, ध्यान से आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। विच लैंग्वेज वॉज कॉमनली स्पोकन बाय अरिस्टोक्रेट्स फॉर डिप्लोमेसी। डिप्लोमैटिक पर्पसेस के लिए जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो कौन सी भाषा में बात करते थे? डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया है कि दूसरे किंगडम से वार्तालाप करना, फॉरेन अफेयर्स में आप दूसरे कंट्री के लोगों से, दूसरे किंगडम के लोगों से बात कर रहे हो, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया करा जाता था? बाय द अरिस्टोक्रेट्स, बाय द पीपल हु वर रिलेटेड टू द किंग। Which language was being used? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ओके, फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी का जितना ज्वाला है ना आज मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया गाइस। यस, द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, अपर क्लास सोसाइटी, रिच पीपल, फ्रेंच लैंग्वेज। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। लेट्स स्टॉप द पोल एंड लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। ऑल राइट, प्रक्षल, अनमोल, प्रतीक, विवेक, प्रिया, प्रियांशु, आयुष, सना, बैड बॉय, अनूप, सब लोग आ गए हैं इधर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ, बच्चों मेजॉरिटी क्या होता है? जो कि हाई इन नंबर्स, नंबर में जो ज्यादा होते हैं। यूरोपियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी कौन थी? सबसे ज्यादा नंबर में कौन से लोग यूरोप में पाए जाते थे? अरिस्टोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पेजेंट्स या फिर ट्रेडर्स? कौन से लोग मेजॉरिटी में थे नंबर्स में ज्यादा? अरे 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 अरे, लहरें दौड़ गई हैं करेक्ट आंसर्स की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, ठीक है यार। यहां पर द करेक्ट आंसर इज पेजेंट्स। पेजेंट्स होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है।
यस, नंबर्स में तो पेजेंट्स ही ज्यादा थे, तो क्या हुआ अगर वो गरीब है तो नंबर्स में तो वही ज्यादा थे। प्रतीक, प्रक्षल, अनमोल, उमंग, आयुष, विभू, बैड बॉय, पावनी, ओवेश एंड अहान। यार बैड बॉय, तुम बड़े सही सही आंसर दे रहे हो, अब तुम ना अपना नाम बदल के गुड बॉय कर लो। तो मेरी बैड बॉय से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम बदल के गुड बॉय कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे इतने सही सही आंसर जल्दी जल्दी दे रहे हो, तो यार बैड बॉय लिखना इज नॉट गुड। गुड बॉय, आज से बैड बॉय गुड बॉय हो गए हैं, इनको हमने गुड बॉय बना दिया है। ठीक है, ठीक है जी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को देखिएगा। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात कर रहे हैं। यहां पे जो जमीन होती थी मेनली इसको कल्टीवेट कौन करता था, इस जमीन पे खेती कौन करता था? ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में टेनेंट्स, किराएदार खेती करते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स खेती करते थे, सर्व्स खेती करते थे, या मर्चेंट्स खेती करते थे? ओके, जल्दी से सभी बताएंगे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो जमीन है इसकी खेती किसके द्वारा की जाती थी? हु डिड ऑल द वर्क? टेनेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सर्व्स, या फिर मर्चेंट्स? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हाँ जी, ठीक है, ऑलराइट। तो यार यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्व। सर्व का मतलब होता है लेबर, और लेबर बनने की स्थिति को ही बोलते थे सर्फडम, है ना? उस स्थिति को कि आप एक लेबर हो उसको सर्फडम बुलाया जाता था। आप लेबर हो तो आप सर्फ हो, सर्फडम का मतलब है लेबर के होने की स्थिति को सर्फडम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी वंस अगेन। लेट्स सी, प्रक्षल, आयुष, उमंग, अनमोल, सौबिक, पावनी, ऋषित, विभू, रौनक, राज। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। द न्यू सोशल ग्रुप्स क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूडेड। बच्चों एक नया सोशल ग्रुप जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में क्रिएट हुआ था, जो कि पनप के आया था यूरोप के अंदर, इस नए सोशल ग्रुप का नाम क्या था? किंग्स एंड नोबल्स, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास, प्रीस्ट एंड मॉन्क्स, या फिर सोल्जर्स एंड फार्मर्स? Who were the new social groups that emerged? A, B, C या D? नया सोशल ग्रुप कौन था ये? ओके, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। ठीक है, अभी नहीं बताते, अभी हमारे पोल का टाइम रहता है, तो सभी बच्चों को आंसर देने देते हैं। हाँ जी, ओके 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 ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास। बच्चों जो वर्किंग और मिडिल क्लास थी, ये लोग जो है नया सोशल ग्रुप इमर्ज होकर आया था, पढ़ लिख कर काम धंधा कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दीज वर द न्यू मिडिल क्लासेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पर देख लेते हैं, प्रक्षल, अनमोल, प्रतीक, आदित्य, घोस्टमैन, कुणाल, आहान, उमंग, सक्षम एंड अमित। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरल नेशनलिज्म। दो शब्दों से यहां पर ये टॉपिक आता है, लिबरल शब्द प्लस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो हमें पता ही है ना, नेशन स्टेट को क्रिएट करने की भावना है नेशनलिज्म। लिबरल शब्द का क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड। एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद पंछी, और इसी शब्द से निकल कर आया है लिबरल वर्ड। लिबरल वर्ड कहां से निकल कर आया है बच्चों? लिबरल जो शब्द है, लिबरल जो वर्ड है, वो निकल के आया है एक लैटिन शब्द लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आजाद। हम जैसे बोलते हैं ना बहुत बारी कि यार तुम्हारी मम्मी तो बहुत लिबरल है, तुम्हें रात को इतनी देर तक रुकने देती है, तुम्हारी मम्मी तो बहुत लिबरल है, तुम्हारे पापा तो बहुत लिबरल है, तुम्हें स्कूल की ट्रिप पे भेज देते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम लोग, तोतली हो गई मैम, हाँ, वर्ड को वर्ल्ड बोल दिया हमने। हाँ, तो बच्चों लिबरल जो शब्द है वो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और यहां पर भी उसका मीनिंग एग्जैक्टली वही है। अब हम लोग इस शब्द को दो तरीके से समझेंगे। राजनीतिक रूप में यानी कि पॉलिटिकल सेंस में लिबरल वर्ड का मीनिंग क्या था, और इकोनॉमिक सेंस में यानी कि आर्थिक रूप में लिबरल वर्ड का मीनिंग क्या था, ये दोनों चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप में ये वर्ड ये बोलता था
फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर इंसान के पास आजादी होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी फ्री एंड इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि बच्चों राजा अभी तक क्या है, सब पे शासन कर रहा है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि राजा से ऊपर और हर किसी से ऊपर कानून होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, लॉ शुड बी अबव ऑल, एंड हर व्यक्ति कानून के आगे बराबर होना चाहिए, हर किसी के पास बिल्कुल समानता होनी चाहिए कानून के आगे, ठीक है, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। दूसरी चीज, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, रिमूवल ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑटोक्रेसी मतलब वही जो मोनार्की वाला शासन था, जहां पे राजा की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, तो ये बोलते थे कि इस शासन को खत्म करो, ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। और उसी के साथ जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब जो चर्च के लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं उसको भी खत्म करो। चर्च के लोगों को क्या विशेष अधिकार मिलते थे, आपको याद है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था कि जो चर्च के लोग थे उनको काफी ऊंचे स्तर का माना जाता था, वो लोग टैक्सेस पे नहीं करते थे, है ना? तो ये जो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये क्लर्जी के प्रिविलेजेस को खत्म करो, ऐसा लिबरल्स बोलते थे। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट की उन्होंने डिमांड आगे रखी। मतलब वो ये बोलते हैं कि संविधान होना चाहिए, संविधान के थ्रू सभी को अधिकार मिलने चाहिए, संविधान के थ्रू राजा की पावर पे रोक लगनी चाहिए, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब जनता खुद से अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देके चुने, फिर वो लीडर्स पार्लियामेंट में बैठे लॉ बनाए, ठीक है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब बच्चों यहाँ पे जो लिबरल्स है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के आइडियाज की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है? उसी के साथ वो बोल रहे हैं ऑटोक्रेसी खत्म करो, क्लेरिकल प्रिविलेजेस खत्म करो, हर किसी को समानता दो। तो पॉलिटिकल रूप में लिबरल्स कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आइडिया की तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या बच्चों ये डेमोक्रेटिक है? मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूं, बड़ी सिंपल सी, कि क्या आप लिबरल्स को डेमोक्रेटिक बोल सकते हो? अभी तक तो लिबरल्स बहुत ज्यादा रूप से डेमोक्रेटिक दिख रहे हैं, पर क्या हम लिबरल्स को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? हाँ या ना? व्हाट डू यू गाइस फील? नहीं है? क्यों नहीं है? एक दिक्कत है, पता है क्यों नहीं है? पता है वो डेमोक्रेटिक, मैं बताती हूं, ये रही वो दिक्कत। Equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage, that is voting rights for all. बच्चों एक चीज में ना लिबरल्स पीछे रह गए। लिबरल्स कभी भी यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट नहीं करते। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है? कि सभी लोगों को बराबर वोटिंग राइट मिले। जैसे कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल सफरेज है, एवरीवन ओवर द एज ऑफ 18 years हैज द सेम राइट टू वोट, हर किसी के पास बराबर वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये लोग उस चीज में मानते नहीं थे, ये कहते थे कि सिर्फ मेन विद प्रॉपर्टी, आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, महिलाओं को वोटिंग राइट देने में ये विश्वास नहीं रखते थे। तो इसी वजह से लिबरल्स यूनिवर्सल सफरेज को नहीं मानते थे, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो सबको वोटिंग राइट मिलता है ना। ये लोग वोटिंग राइट हर किसी को देने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, यूनिवर्सल सफरेज के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है? तो यहां पर ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं, डेमोक्रेट्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन बच्चों ये बात करते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट की। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब होता है कि सारी जनता अपनी खुद की मर्जी से सरकार बनाए, जनता वोट दे के गवर्नमेंट क्रिएट करे, ठीक है? तो वहां पर ये डेमोक्रेटिक आइडिया को मानते हैं, बट हर किसी को वोटिंग राइट नहीं दे रहे। जनता खुद से सरकार बनाए, लेकिन वोटिंग राइट हर किसी को देने में ये मान नहीं रहे हैं। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो पॉलिटिकल रूप में सभी को ये बात समझ में आई होगी कि लिबरल्स क्या बात कर रहे हैं। फटाफट से हम लोग समझेंगे। लिबरल्स का मतलब है कि वो लोग आजादी की बात करते हैं, सबको आजादी दो, शब्द में ही है लिबरल, है ना? आजादी दो सबको। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर है, कानून सबसे ऊंचा है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तीसरी चीज, ऑटोक्रेसी को खत्म करो, मोनार्की जो चल रही है इसको खत्म करो, जो क्लर्जी यानी कि जो चर्च के लोगों को विशेष अधिकार मिल रहे हैं उसको खत्म करो। और क्या बोल रहे हैं? और यहां पर ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए जो कि रोक लगाए राजा की पावर पे। उसी के साथ गवर्नमेंट बाय कंसेंट या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे जनता खुद से चुन के अपनी सरकार बना सके। तो ये सारी चीजों की बात इन्होंने करी है पॉलिटिकल रूप में। किसकी बात करी है? ये सारी चीजों की बात करी है पॉलिटिकल सेंस में। आई होप ये बात सारे समझ में आ गई है ना? सभी को समझ में आई है ये बात? चलो बताओ। कंसेंट होता है बच्चों कि अपनी रजामंदी,
कि मैं किसी चीज के लिए हाँ बोल रही हूं, तो जनता खुद से चुने, ठीक है। जनता का कंसेंट होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को चुनने में। अभी तक क्या है, राजा ऐसे ही बैठे हैं, राजा को किसी ने चुना नहीं है ना, किसी ने भी अपना कंसेंट नहीं दिया है राजा को चूज करने में। बट ये लोग बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि जनता के कंसेंट से बने, जनता की रजामंदी से बने, जनता जिसको एक्सेप्ट करे वैसी गवर्नमेंट को क्रिएट करो। ओके, चलो ठीक है जी, ऑल राइट। नाउ अब इकोनॉमिक सेंस में इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास ही तो लिबरल थी, तो यही जो लिबरल्स है ये लोग इकोनॉमिक सेंस में क्या डिमांड आगे रखते हैं, देखते हैं। गेन इंटेंस मोमेंटम इन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अच्छा, इस चीज को बाद में देखते हैं। देखो पहले क्या था, बहुत सारी स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, स्ट्रैंगल्ड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। बच्चों देखो होता क्या था, हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी एक जगह होती थी पहले, तो अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, यहां पर सपोज यहाँ पे कोई भी सामान ले लेते हैं, सपोज ये फोन हमें बेचना है, ठीक है, हमें फोन सेल करना है, हम ये फोन एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे टैक्स लग जाता था, फिर इधर से इधर आ रहे, यहाँ पे फिर से टैक्स लग जाता था। तो ये सारी क्या चीजें थी, ये थी स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि रोक रही थी मूवमेंट ऑफ गुड्स को। मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि सामान की जो मूवमेंट है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सपोज ये 10,000 का है, यहां जाके ये 15,000 का हो गया, यहां जाके यही चीजें 20,000 की हो गई। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ गुड्स को रोक रहा था हमारा ये टैक्स, जो कि सरकार लगाती थी। सरकार का मतलब यहां पर है जो कि राजा या फिर मोनार्क लगाता था। मोनार्क ने बहुत सारी ऐसी रुकावटें लगा रखी थी जिसकी वजह से आप लोग फ्रीली एक खुलेआम तरीके से सामान को बेच नहीं सकते थे, क्योंकि उस पर इतने टैक्सेस लगते थे। अब ये लिबरल्स बोलते हैं कि ये सारे टैक्सेस हटाओ, क्योंकि इससे हम जो भी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो चीज महंगी हो रही है, हर किसी को नुकसान हो रहा है। तो यहां पे लिबरल्स बात करते हैं कि सारी जो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस है कहीं ना कहीं हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स, सामान का मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट, उन सभी को स्ट्रैंगल कर रही है, रोक रही है, ठीक है, होने नहीं दे रही। और यहां पर इन्होंने बोला टोटल फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, हमें खुलेआम तरीके से जो खरीदना है बेचना है हमें करने दो, उस पर कोई भी सरकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी रुकावटों को हटाने की इन्होंने बात करी। कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, कंप्लीटली पूरे तरीके से अबॉलिश कर दो, हटा दो, जितनी स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हैं उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो। ये डिमांड लिबरल्स ने आगे रखी थी। क्या डिमांड आगे रखी थी कि, हाँ जी चिन्मय बता दो यार, मुझे क्या समझना है आपको। स्ट्रैंगल होता है बच्चों, किसी चीज को हम एक तरीके से बांध रहे हैं, स्ट्रैंगल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, बांध रखा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स आप होने नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को होने दो, ठीक है, उसको खुला छोड़ दो, रोको मत, ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने हमारे ऊपर थोपी हैं इनको हटा दो। तो दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑल राइट। जो बच्चे बोल रहे हैं कि इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बच्चों इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी यही मतलब होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करो, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हमसे छीनो मत, जो प्रॉपर्टी है उसको रहने दो। ये भी लिबरल्स का एक डिमांड था। यस, आप इसको भी लिख सकते हो, बट दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस यू कैन राइट दैट, यू कैन इंक्लूड दैट, बट दैट एक्चुअली मीन्स कि आप हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट करो, हमसे छीनो मत, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मेंट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ओके नाउ अब जरा बच्चों ज़ोल्वरिन की बात कर लेते हैं। इस पे आता है सवाल, इस पे आता है क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे हम स्टार मार्क। अब ज़ोल्वरिन क्या है, बहुत बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। अगर आप बातें करते रहोगे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ज़ोल्वरिन की कहानी। अभी तक हमने देखा कि लिबरल्स ये डिमांड आगे रख रहे हैं कि जितनी स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है, जितनी सरकार ने रुकावटें ट्रेड पे लगा रखी हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स कैपिटल पे लगा रखी है, सबको हटा दो। और इसी चक्कर में बच्चों यहां पे लोग बना लेते हैं ज़ोल्वरिन को। ज़ोल्वरिन क्या है, एक कस्टम्स यूनियन है,
कस्टम्स यूनियन का मतलब है कि जिस जगह पर इस ज़ोल्वरिन को क्रिएट करा गया था उन सभी जगहों पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ट्रेड के ऊपर आ रही हैं, जो कि व्यापार पे आ रही है, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था। ठीक है, 1834 में कस्टम्स यूनियन ज़ोल्वरिन को क्रिएट करा जाता है प्रूशिया के इनिशिएटिव पर। तो प्रूशिया बच्चों एक एम्पायर था। प्रूशियन एम्पायर के अंदर जर्मन स्पीकिंग बहुत सारे लोग थे। ठीक है, इस प्रूशियन एम्पायर ने कदम उठाया और ज़ोल्वरिन को क्रिएट करा। ज़ोल्वरिन के क्रिएट होने से मैक्सिमम जो जर्मन स्टेट्स है जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी वो इसको ज्वाइन करते हैं और इस पूरी जगह में जितने टैरिफ बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स का मतलब है, देखो टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब है, जितने टैक्स बैरियर्स हैं, टैक्स को लेके जितनी रुकावटें लग रखी है, जो अलग अलग टैक्सेस लिए जाते हैं, उनको हटाया गया था इस ज़ोल्वरिन के थ्रू। कि जिस जगह में आपने ये ट्रेड यूनियन बनाया है, इस ज़ोल्वरिन को बनाया है, यहां पे जितने टैक्स बैरियर्स लगे उनको हटा दो। ठीक है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड होने दिया जाए। तो ज़ोल्वरिन को इसके लिए क्रिएट करा गया था। नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। एक और चीज यहां करी जाती है बच्चों, पहले सोचो उसी एम्पायर, एक ही एम्पायर में 30 अलग अलग करेंसीज चल रही थी। करेंसी पता है सभी को, करेंसी क्या होती है? जैसे इंडिया की करेंसी हम क्या फॉलो करते हैं, रुपीज। यूएसए में फॉलो किया जाता है डॉलर्स। ठीक है, रशिया में फॉलो किया जाता है रूबल। तो इस तरीके से अलग अलग करेंसीज, एक एम्पायर में अलग अलग 30 अलग करेंसीज थी। अब उनके नंबर को कम कर दिया, 30 करेंसीज से ज्यादा हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 करेंसीज रह गई। रिड्यूस करके 2 कर दी जाती हैं बस, ताकि इजीली आप सामान खरीद सको, बेच सको। रिस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए टैक्सेस हटाए, करेंसीज का नंबर रिड्यूस करा। साथ ही में हम देखते हैं रेलवे नेटवर्क आ गया, ट्रेनें चलने लग गई, जिससे कि आप इजीली सामान एक जगह से, मोबिलिटी होती है कि सामान को आप पहुंचा पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको मूव करा पा रहे हो, पहुंचा पा रहे हो। डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो बेसिकली इससे बच्चों पूरा क्षेत्र यूनाइट हो गया, चाहे इकोनॉमिक टर्म्स में ही हुआ बट यूनाइट हो गया। जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स बैरियर्स को हटा रहे हैं, बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उन्हें हटा रहे हैं, करेंसीज कम कर दी उन्होंने ताकि इजीली सामान मूव कर सके। रेलवे नेटवर्क भी स्टैब्लिश हो गया, जिससे इजीली एक जगह से दूसरी जगह सामान को आप पहुंचा पा रहे हो, बेच पा रहे हो, खरीद पा रहे हो। ये सारी चीजें कर दी गई थ्रू ज़ोल्वरिन। ये सारी चीजें कर दी गई थ्रू ज़ोल्वरिन। ठीक है, हाँ जी, ओके, यस, करेक्ट। देखो रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है मैम? मेरे बच्चे, मेरे ज्वालामुखीज, यार अब ना मैं एक काम करती हूं, है ना, रिस्ट्रिक्शंस कितनी बारी बताया मैंने रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है सीरियसली? टेंथ क्लास में आ गए हो, रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है मैम? क्या मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस का? ये नहीं पता है आपको? उज्जू मैम, हाँ मेरे को ना उज्जू मैम बुलाओ यार, बेस्ट। उज्जू मैम इज द क्यूटेस्ट। मेरे दोस्त भी मुझे उज्जू उज्जू बुलाते हैं, आप भी उज्जू मैम बुलाओ, वेरी क्यूट। रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता है? रोक टोक, रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां। और कितने पर्यायवाची शब्द बताएं आपको रिस्ट्रिक्शंस के, है ना, रोक लगाना किसी चीज पे। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों ने ही आपका डाउट क्लियर कर दिया, रोकना किसी चीज को। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया आ रहा था। ज्यादातर ये आइडिया किस में आ रहा था, मुझे जल्दी से बताओ। अरिस्टोक्रेट्स, पेजेंट्स या मिडिल क्लास? कौन सी क्लास में ये जो लिबरल नेशनलिज्म का विचार है, ये किस क्लास में आया था? जो लोग पढ़ लिख चुके थे। इनमें से कौन सी क्लास पढ़ लिख चुकी थी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बोलेंगे मैम हमारी क्लास, उड़ान की क्लास। नहीं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में बच्चों लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया आता है पॉलिटिकल रूप में। ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे डाउट बोलते हैं ना कि मैम हमें इस टॉपिक में डाउट रह गया, ये रह गया, वो रह गया, एक बारी फिर से रिपीट कर दो, फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो यार मैं इसी वजह से आप लोगों के लिए मेरे बच्चे माइंड मैप लेकर आई। हर टॉपिक के बाद मैं ये सब चीजें लिखकर, पता है मैं क्लास से पहले आ गई थी
बहुत पहले आ गई थी, ताकि मैं आपका ये माइंड मैप लिख सकूं, ताकि आप बच्चे हर टॉपिक एंड में एक बारी और रिवाइज कर सको। तो जितने बच्चे रिपीट रिपीट बोलते हैं, अगर आप रिपीट जब मैं कर रही हूं तब नहीं सुनोगे तो फिर कैसे सुनोगे यार। तो प्लीज व्हेन आई एम रिपीटिंग तो प्लीज सुनिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, लिबरल नेशनलिज्म मेरे बच्चों, हम बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत तेजी स्पीड पे हमने पकड़ ली है और भागते चले जा रहे हैं। हम हर बच्चे को समझा सके, हर बच्चे को समझ में आ सके, उस स्पीड से चल रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए। और यहां पर बच्चों देखो, ध्यान से देखो, लिबरल नेशनलिज्म की विचारधारा मिडिल क्लास के लोगों में आती है जो पढ़ लिख जाते हैं। पॉलिटिकल रूप में ये लोग बोल रहे होते हैं कि हमें आजादी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, जो ऑटोक्रेसी है यानी कि जो राजा का शासन है जिस पे कोई रोक नहीं है, इसको हटाओ, संविधान लेकर आओ, क्लर्जी के जो प्रिविलेजेस हैं उनको हटाओ, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जनता के वोट से जो सरकार बने वो बननी चाहिए। तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रूप में ये लोग बोलते हैं कि स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि सरकार ने जितनी रुकावटें ट्रेड पे लगा रखी है उनको हटाया जाए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल हमने देखा ज़ोल्वरिन, जो कि ट्रेड यूनियन बनाई गई थी बाय द प्रूशियन एम्पायर के अंदर। जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन करा था, प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बनी है, मतलब प्रूशिया ने ही उसको जो है एक तरीके से वो लेकर आए हैं, उन्होंने इनिशिएट करा है और जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स इसको ज्वाइन करते हैं। ज़ोल्वरिन के बनने के बाद जो अलग अलग 30+ करेंसीज यूज होती थी, अब उसका नंबर 2 कर दिया जाता है, 2 करेंसीज ही रह गई। टैक्सेस जो लगते थे उस पूरे एरिया में उनको हटा दिया जाता है ताकि इजिली ट्रेड वगैरह हो सके। रेलवे नेटवर्क भी आता है ताकि सामान इजिली आप एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सको और उसे बेच सको, खरीद सको। तो यहाँ पे बच्चों इसको लोगों ने बनाया था, उनका ये इनिशिएटिव था। ओके, ठीक है, चलिए, ऑल राइट गाइस, चलिए। Which of the following was not supported by the liberals? इनमें से कौन सी चीज लिबरल्स ने सपोर्ट नहीं की थी, बताइए। प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल सफरेज या फिर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि लिबरल्स ने कौन सी चीज सपोर्ट नहीं करी थी। तो यस बच्चों, आज ऋतिक सर का बर्थडे है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऋतिक सर। लेकिन अभी मैं उनको कॉल नहीं कर सकती क्योंकि देखिए हर कोई बच्चों बिजी होता है अपने बर्थडे पे, है ना, आई फील। तो मैं सर को विश जरूर करूंगी, लेकिन आई थिंक सर बिजी होंगे, तो अभी हम उन्हें कॉल नहीं लगाएंगे, लेकिन जरूर किसी दिन सर को बुला लेंगे, ठीक है, क्लास में। अभी नहीं, किसी दिन अगर सर इधर होंगे, स्टूडियो में आएंगे तो जरूर सर को बुलाएंगे, है ना। हम उनको बोलेंगे कि सर किसी दिन आइए आप क्लास में, बच्चों से भी मिलकर जाओ। ओके, तो आई नो दैट यू गाइज वांट टू विश, आप लोग ऋतिक सर को विश करो, मेरी तरफ से भी ऋतिक सर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, तो ये पोल ऑन है। इनमें से कौन सी चीज लिबरल्स ने सपोर्ट नहीं करी? बताओ बताओ बताओ। ओके, तो लिबरल्स बच्चों प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी सपोर्ट करते थे, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को भी सपोर्ट करते थे, लेकिन एक चीज जो वो सपोर्ट नहीं करते थे, दैट वाज यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि सभी को वोटिंग राइट देना नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो यहां पे ये लोग नहीं करते थे इस चीज को सपोर्ट। आहान प्रतीक, शेख तौसिफ, तौसिफ 9th में थे ना, तौसिफ 10th में वही वाले तौसिफ है क्या, नीव गोट वाले, उमंग and Saksham, Alien, Shinchan, Prakshal, Arush, Sobhik and Mohit. Very good. Very well done guys. Next question. Economic liberalism supported what? Economic liberalism किस चीज का समर्थन करता था, किस चीज को सपोर्ट करता था economic liberalism? जल्दी से बताओ। Trade restrictions, freedom of markets, high taxes या state control? किस चीज को सपोर्ट करता था economic liberalism? हाँ, थोड़ा ध्यान से, किस चीज को सपोर्ट करता था? आंसर क्या है? आंसर है डेफिनेटली यहां पर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म बच्चों फ्रीडम ऑफ मार्केट्स को सपोर्ट करता था। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी वेल डन। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। प्रक्षल, विवेक, सक्षम, रौनक, बच्चों ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को क्यों सपोर्ट करेंगे? एक मिनट, ये जो 18% बच्चे हमें यहाँ पे लिख रहे हैं,
कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म सपोर्ट्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। बच्चों लिबरल आइडिया ही बोलता है कि हमें आजादी दो, तो आजादी और रिस्ट्रिक्शंस। आजाद होने वाला इंसान ये क्यों बोलेगा कि रुकावट लगा दो, कभी ये तो नहीं बोलेगा वो। तो ये आपने आंसर ये क्यों दिया है? लेकिन कुछ बच्चे पता है कैसे पोल में आंसर देते हैं, अरे कुछ तो होगा, ए पे ही क्लिक कर देते हैं आंखें बंद करके। हाँ, क्वेश्चन सुनते नहीं है, जल्दबाजी में आंसर देने के लिए, मतलब कुछ भी आंसर दे दो, कुछ भी आंसर दे दो, है ना। मत करो ऐसे, ध्यान से आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो पहले और फिर आंसर दो। बच्चों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आंसर क्यों गलत दे रहे हो आप? चलो अच्छे से अभी सब मेरे को जो है ना प्रॉमिस करेंगे कि मैम हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम आंसर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे विवेक, सक्षम, रौनक, तृप्ति, सम्यान, नॉट योर अंश, अच्छा जी, स्पर्श, उज्जवल एंड विवेक। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है बच्चों, लेट्स सी। कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 वाज कॉल्ड। कस्टम्स यूनियन जिसको 1834 में बनाया गया था, जिसके थ्रू सारे जो है टैक्सेस वगैरह हटा दिए थे, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे, क्या है ये कस्टम्स यूनियन? कन्फेडरेशन, सॉल्वरिन, लीग ऑफ नेशंस या ट्रीटी यूनियन? क्या नाम था इसका? भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देंगे सब, है ना, ऐसे ही आंसर नहीं देंगे। गुस्सा हो जाऊंगी नहीं तो मैं, मेरे को गुस्सा मत करना। प्रॉमिस है मैम। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, प्रॉमिस की बात करी है तो। अभी तक तो रिपोर्ट ओके है, देखते हैं अभी। तो यार ये जो कस्टम्स यूनियन है, पूरा टॉपिक ही मैंने आपको ये हाईलाइट कराया, अंडरलाइन कराया, समझाया भी। कस्टम्स यूनियन जिसको 1834 में फॉर्म करा गया, इसका नाम है ज़ोल्वरिन। इस पे बहुत बारी क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल है करेक्ट। देख लेते हैं जरा। प्रक्षल, कुणाल, प्रतीक, चलो गुड 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 गुड। इस बारी ना बच्चों आज तुमने मुझे खुश करा है, गुड। उज्ज्वला मैम विल टर्न इनटू ज्वालामुखी, यस बिल्कुल सही। असली वाले ज्वालामुखी में मैं बदल ना जाऊं कहीं, है ना, तो गुस्सा नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं। कुणाल, प्रतीक, उमाकांत, शेख, तौसिफ, आहान, सुशील, उमंग, मोहित एंड रौनक। बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है कि नींव में हमसे पढ़ रखे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के नाम आई कैन रिकॉल कि पहले भी ये बच्चे जो है ना लीडर बोर्ड पे आते थे। इफ आई एम राइट डू लेट मी नो गाइज। एंड आप लोगों ने मुझे बहुत खुश करा है आंसर्स देकर इस बारी, तो एक बारी अपने लिए क्लैपिंग भी कर लो, एक बारी अपने लिए ताली भी बजाओ यार, गुड गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ज़ोल्वरिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बच्चों एक बात बताइए, हमने देखा कि कुछ तो लोग लिबरल्स हैं, कुछ तो लोग चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि चेंजेस लेकर आओ, फ्रीडम लेकर आओ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट लेकर आओ, मोनार्की के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि कह रहे हैं मोनार्की ही रहनी चाहिए, मोनार्की को बदलना नहीं है। ऐसे लोग कौन है बच्चों? देखो, जिसके पास खुद पावर होती है ना, वो कभी भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो पावर उसके हाथ से छिन जाए। और ऐसे लोग थे जिनके पास पावर थी और वो लोग चाहते थे कि मोनार्की का जो ऑर्डर है वो बना रहे, जो राजा महाराजा यूरोप में राज कर रहे हैं वो बने रहे, उनको कोई भी ना हटाए, कोई रेवोल्यूशन नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हटना नहीं चाहिए, जैसी चीजें चल रही हैं वैसी चीजें चलनी चाहिए। दोज पीपल वर द टोटल ऑपोजिट, जिनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। बिल्कुल इनके ऑपोजिट, लिबरल्स वर्सेस द कंजर्वेटिव। भाई कंजर्वेटिव लोग वो थे जो कि ये बोल रहे थे कि जैसे चीजें चल रही है चलने दो। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पावर थी और कोई भी इंसान अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेटिव्स यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस से इस्टेब्लिश करने की, जो कि हल्का सा डगमगाया था नेपोलियन के आने के बाद में। आपको याद है ना, नेपोलियन हर जगह जाके कब्जा कर रहे थे, वहां के राजा महाराजा को हटा रहे थे। तो
तो इस तरीके से वापस से कंजर्वेटिव ऑर्डर लेकर आने की यहाँ पे कसम खा ली थी उन सभी लोगों ने जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था। हम लोग देखते हैं यूरोपियन गवर्नमेंट 1815 में 1815 वाज द ईयर 1815 वाज द ईयर जब नेपोलियन डिफीट हो गए थे। नेपोलियन के डिफीट होने के बाद में, उनको हराने के बाद में हमारी चार पावर्स, चार कंट्रीज की यहां पर मैं बात करूंगी। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जो चार देश थे बच्चों, ये बिल्कुल तैयार थे कि हम लोग वापस यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर लेकर आएंगे, वो भी तगड़ा वाला। तो यहां पे देखो इन्होंने करा क्या, यूरोपियन गवर्नमेंट्स ड्रिवन बाय अ फियर्स स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि भाई कोई हमें टच से मस नहीं कर पाएगा, हम वापस कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिव होता है पुराना, पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, पुराने ऑर्डर को जो मान रहे हैं, तो बोल रहे जैसी चीजें पहले चल रही थी वापस हम वही लेकर आएंगे, वापस हम मोनार्की को री एस्टैब्लिश करेंगे, जड़ से मजबूत कर देंगे। अब यहां पे होता क्या है, बिलीव्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी प्रिजर्व्ड, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, एवरीथिंग शुड बी प्रिजर्व्ड। मेरे बच्चों सुनो सुनो सुनो, मेरी बात को सुनो, ठीक है, मेरी बात को सुनो, सुनो एक बार सुनो तो सही, सुन रहे हो? 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स मोर, ठीक है, बस 15 मिनट, ठीक है। मेरे को पता है कि 1 घंटे के बाद तुम लोगों का सिस्टम हैंग हो जाता है, लेकिन ध्यान से सुनो यार, 15 मिनट्स मोर, फिर जाके आप मजे करना, ठीक है। 15 मिनट हम लोग ये वाला जो टॉपिक है इसको देखेंगे। मेरे को पता है आप लोग सोच रहे हो कि यार अभी तो बैच चालू ही हुआ है, इतना ज्यादा क्यों हम पढ़ रहे हैं। बच्चों हम लोग पता है इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं अभी से, हम लोग बड़ी क्लासेस क्यों ले रहे हैं अभी से, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे पता है रीजन क्या है, रीजन ये है कि यार हमें अपना सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर हम बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हम बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुके होंगे, और आगे अगर हम निकल जाएंगे, जैसे हमारे जितने जो क्लासमेट्स होंगे, बाकी लोग जितने पढ़ रहे होंगे, हम उनसे काफी आगे निकल चुके होंगे, एंड वी विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज। जितना ज्यादा रिविजन हो सकेगा उतनी ज्यादा रिवाइज करने के लिए आपके पास समय रहेगा। तो आप लोग वो चीज चाहते हो, तो उसके लिए आपको अभी से कंसिस्टेंट रहना है, और अभी से ही हम लोग बड़ी क्लासेस इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग बच्चों अभी से कंसिस्टेंट रहो, ताकि यू आर वे अहेड ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, इन योर स्कूल वेरेवर। तो आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा आगे रहें, थोड़ा सा नहीं, मैं आपको बहुत आगे कर दूंगी, तो वाली चीज है, फॉर अ रीजन, ओके, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ कंजर्वेटिव्स जिन्होंने नेपोलियन को हराया होता है, थोड़ा सा टॉपिक समझाती हूं, बाकी हम चीजें कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, दे बिलीव्ड, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब बच्चों जो चीजें ट्रेडिशनली चलती हुई आ रही हैं समाज में, उनको प्रिजर्व करना है, उनको ना बचा के रखना है, अपने पास संभाल के रखना है। जैसे कि जो मोनार्की चलती आ रही है, जो राजा है, राजा की पावर कहीं नहीं जानी चाहिए, राजा का ही राज रहना चाहिए। चर्च को भी खुश रखना है, चर्च के पास जो पावर है उनके पास भी रखनी है। सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है बच्चों, हायरार्की होता है लेवल्स। जैसे आपने फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन पड़ी थी तो आपने वहां पे देखा था क्लर्जी, नोबिलिटी आती थी उसके नीचे, फिर नीचे थर्ड एस्टेट, इस तरीके से एक हायरार्की थी, एक ऊंच नीच की सोसाइटी थी कि ये लोग ऊंचे हैं, ये उनसे नीचे हैं, ये उनसे नीचे हैं। तो इस तरीके से एक हायरार्की जो चलती आ रही है, चलती रहे, उसको बदलना नहीं है, वो हायरार्की रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी, अमीरों के पास तो भाई प्रॉपर्टी है, तो वो उसको छीनने क्यों देना चाहेंगे, तो कह रहे प्रॉपर्टी जो है ना इंसान की वो रहने दो। फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, इज्जत जो है, रिस्पेक्ट है, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो जितनी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, उनपे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा ये कंजर्वेटिव्स मानते थे। साथ ही में दे रियलाइज्ड, अब बच्चों ने ये भी रियलाइज होता है कि कुछ बदलाव के आने से हमारी ना पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे अगर एक मॉडर्न आर्मी आएगी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही जो है वो हमारे राजा की मदद करेंगे, तो मॉडर्न आर्मी राजा की हेल्प करेगी, ब्यूरोक्रेसी राजा की हेल्प करेगी, इकोनॉमी अगर आगे जाएगी तो उससे पैसा ही तो और आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारी मोनार्की को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमारे मोनार्की को और मजबूती प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई बदलाव आएगा तो वो ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे हमें फायदा हो रहा है, हमें अगर फायदा हो रहा है तो वो चेंज ठीक है। तो ऐसा इनका मानना था। फ्यूडलिज्म का हटना, सर्फडम का हटने से भी हमारी पावर मजबूत होगी। ऐसा क्यों होगा, फ्यूडलिज्म में होता क्या था बच्चों कि बहुत बारी जो पैसा है जो कि शायद राजा को मिलना चाहिए वो फ्यूडल लॉर्ड्स ही खा जाते थे, ठीक है।
तो ऐसा उन्हें लगता था कि यार फ्यूडलिज्म के हटने से भी ना हमें ही फायदा हो रहा है, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। तो दे यूज्ड टू थिंक कि ये सारे जितने चेंजेस हैं, अगर इन चेंजेस से हमें फायदा है तो ये चेंजेस ठीक है, ये चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें कंजर्वेटिव्स मानते थे। नाउ अब बच्चों ये लोग यहां पर जितनी पावर्स, मैंने अभी आपको 4 पावर्स बताई, अब आप लोग मुझे फिर से बताओगे, ठीक है। वो 4 पावर्स कौन सी थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। ब्यूरोक्रेसी होती है बच्चों नौकरशाही, जैसे हम लोग सिविल सर्वेंट्स जिनको बोलते हैं, जो कि एक तरीके से रूलर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग फटाफट से सभी बताएंगे कि 4 वो पावर्स कौन सी थी जिन्होंने, गाना गा दूंगी अभी तुम्हारे लिए, तुम लोग वेट करोगे ना, अभी तुम्हारे लिए मैं गाना गाऊंगी बच्चों, गाना सोच के रखना। लेकिन प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, लिख दिया ना मैंने बिना देखे, ठीक है। तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, बच्चों ये 4 पावर्स जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ये लोग 1815 में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? वियना में मिलते हैं। वियना जगह थी प्रूशिया के अंदर, प्रूशिया के अंदर एक जगह थी वियना, वहां पर ये लोग मिले थे। यहां पर ये पूरा कांग्रेस, कांग्रेस मतलब ये जो मीटिंग हुई थी उसको बोला जाता है कांग्रेस। इस मीटिंग के अंदर होस्ट थे हमारे ड्यूक मेटरनिच, इनका नाम याद रखना, ठीक है। इनके नाम जो है आगे भी आएगा चैप्टर में। ड्यूक मेटरनिच होस्ट थे जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग को। यहाँ पर सबसे पहला एक्शन जो चेंज करा जाता है, संधि को साइन करा गया, ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करा जाता है, और इसके बाद क्या जाता है, देखो, बर्बन डायनेस्टी डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बच्चों फ्रांस में नेपोलियन ने जिस बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया था, वापस से अब उस बर्बन डायनेस्टी को पावर में लाया जाता है। दूसरा चेंज, फ्रांस स्ट्रिप्ड ऑफ द टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जितनी टेरिटरीज फ्रांस में रहकर गेन करी होती हैं, जितनी जगहों को एनेक्स करा होता है, कब्जा करा होता है, वो सारी जगहें फ्रांस के कंट्रोल से छुड़ा ली जाती हैं अब। तीसरा चेंज, बाउंड्री स्टेट्स स्ट्रिक्टली सेट अप ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। साथ ही में हम देखते हैं जैसे फ्रांस है तो फ्रांस के बॉर्डर पर ना छोटे छोटे स्टेट्स सेटअप कर दिए जाते हैं कि कल को फ्रांस अगर हमला करने की कोशिश भी करेगा तो इन छोटे स्टेट्स से होकर फ्रांस को गुजरना पड़ेगा, तो वहीं पर हम रोक लेंगे फ्रांस को, ताकि वो दूसरी जगह पे ना जा पाए। पहले इन स्टेट से होकर गुजरना पड़े तो वहीं पे हम फ्रांस को रोक लेंगे। तो छोटे छोटे स्टेट्स को सेटअप करा जाता है फ्रांस की बाउंड्री पे, ताकि फ्यूचर में कल को चल के फ्रांस फिर से कब्जा करने की कोशिश ना करे। और भी चेंजेस लाए जाते हैं, देखो, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम भी आता था, इसको जो है नॉर्थ में सेटअप करा जाता है। जेनुआ जो जगह थी इसको पिडीमोंट में ऐड कर दिया जाता है। प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी जाती है वेस्टर्न फ्रंटियर में। ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल दे दिया जाता है। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया जाता है। प्रूशिया को सैक्सनी का पोर्शन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जितनी पावर्स यहां पर आई थी इस मीटिंग में, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करा था, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये आपस में ये कर रहे हैं, ये कर रहे थे। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, आपस में ही ये टेरिटरीज डिवाइड कर रहे थे। इनका मेन मकसद यही था कि जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है जो यूरोप में कहीं ना कहीं खो रहा है, उस कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस एस्टैब्लिश करेंगे, राजा के शासन को वापस एस्टैब्लिश करेंगे, और हम लोग आपस में ही टेरिटरीज डिवाइड करके रख लेते हैं कि एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, ताकि सब राजा महाराजा खुश रहें और कंजर्वेटिव ऑर्डर वहीं पर स्थापित रहे दोबारा। कहीं जाना नहीं चाहिए। मम्मी बुला रही हैं, मम्मी को क्या बोलूं? मम्मी को मेरे से बात कराओ। आंटी, आंटी, मैं आपके बच्चे की टीचर बोल रही हूं, प्लीज 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, 5 मिनट रुक जाइए, ठीक है? चलो, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अक्षय कुमार भी आ गए और ये क्या बोल रहे हैं, एक तेरा एक मेरा, एक दो तेरा दो मेरा। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर हम देखते हैं मेन इंटेंशन क्या था। मेन इंटेंशन था मोनार्की को रिस्टोर करना, जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, हटा दी थी, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर वापस से स्थापित करना यूरोप के अंदर। साथ ही में रेजीम सेट इन 1815 ऑटोक्रेटिक। अब ये जो 1815 में जितने राजा महाराजाओं को पावर में लाया जाता है, ये सारे ऑटोक्रेटिक थे। अब मैं नहीं, आप लोग बताओगे ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटो चलाते थे ये। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑटो चलाते थे। चन्ना मेरा गाऊंगी, चलो।
चन्ना मेरा तो बच्चों तब नहीं गाते हैं जब शादी हो जाती है किसी की। ऑटोक्रेटिक रिच पीपल नहीं, वो तो अरिस्टोक्रेसी थी बच्चों। ऑटोक्रेटिक का मतलब अ रूल विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। आज का वर्ड ऑफ द डे है रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से पूछा मैम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, तो अब मैं बार बार बताऊंगी। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है रुकावटें। बिना किसी रुकावट के शासन को ऑटोक्रेटिक शासन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऑटोक्रेटिक रूल था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वापस वही रूल को स्थापित कर दिया गया यूरोप के अंदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। राजा का ऐसा शासन जिसमें कोई रुकावट ना हो, वापस ऐसे शासन को स्थापित कर दिया गया था। एब्सोल्युटली कोई क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करा जाता था या फिर पब्लिक डिसेंट को। अब ये जितने राजा महाराजा आए थे बच्चों, ये अपने खिलाफ कोई बात सुन नहीं पाते थे। डिसेंट होता है किसी के खिलाफ, जैसे जनता अगर आपके खिलाफ जा रही है, नाराजगी अपनी व्यक्त कर रही है, नहीं सुनेंगे राजा महाराजा कि आप हमारे खिलाफ नहीं जा सकते, आप हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप हमारी आलोचना नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। कर्बिंग द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द ऑटोक्रेसी, जो भी इनके शासन पे सवाल उठाएगा उस चीज को दबा दिया जाएगा। कर्ब करना, दबा दिया जाएगा, आपको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा राजा के खिलाफ। Most regimes imposed censorship on press and public expression। तो बच्चों आप कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हर एक चीज जो आप राजा के खिलाफ बोलोगे उसको सेंसर कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इस तरीके की एक कंजर्वेटिव रेजिम आ गई थी। ठीक है, फटाफट से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फटाफट से हम इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और क्लास एंड कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए सुनना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोग देखते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। 2 मिनट्स क्विक रिकैप, 2 मिनट्स क्विक रिकैप। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चलिए ध्यान से, अभी फिर गाना आएगा। ओके बच्चों, हम लोग देखते हैं 1815 वाज द ईयर, 1815 की बात है, जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है 4 पावर्स द्वारा। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों पावर्स मिलती हैं वियना के अंदर। वियना के अंदर ये साइन करती हैं ट्रीटी ऑफ वियना। वियना कहां पे था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के अंदर वियना एक जगह है जहां पर ये ट्रीटी, एक संधि को साइन कर रहे हैं। उस संधि के थ्रू इनका मकसद है कि यूरोप के अंदर वापस से हमें कंजर्वेटिव ऑर्डर को लेकर आना है, यानी कि जो राजा महाराजा का ऑर्डर खो गया था कहीं, उसको वापस से हमें स्थापित करना है। अब यहां पे ये लोग करते क्या है, फ्रांस में बर्बन किंग जो पहले हटा दिए गए थे उनको वापस पावर में लाते हैं। फ्रांस की बाउंड्री पे छोटे छोटे स्टेट्स बनाते हैं ताकि कल को फ्रांस बाकी टेरिटरीज पे कब्जा ना करे। साथ ही में बच्चों, जितनी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने गेन करी होती है वो फ्रांस से छुड़ा ली जाती हैं। उसी के साथ हम देखते हैं ये पावर्स अपने बीच में बहुत से हिस्सों को डिवाइड कर लेती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने देखी। मेन मकसद यही था कि कंजर्वेटिव ऑर्डर वापस लेकर आएंगे, जितनी मोनार्की हट गई है उनको वापस से पावर में लेकर आएंगे। साथ ही में ये ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब अब जो राजा महाराजा शासन करने आए हैं इनके रूल पे कोई रुकावट नहीं थी, ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस रूल करते थे। ये कभी भी अपने खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है या फिर कोई इंसान आवाज उठा रहा है, डिसेंट कर रहा है, नाराजगी कर रहा है, तो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर देंगे। मतलब अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, मार देंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, वो चीजें हो रही थी। सेंसर कर देते थे हर चीज को कि आप हमारे खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, हमारे खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, हर चीज ब्लॉक कर दी जाएगी, बैन कर दी जाएगी बाय द रूलर्स। ये जो कंजर्वेटिव रूलर पावर में आ गए थे, अब ये अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, बोलो मत इनके खिलाफ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने करी। अब यहां पर एक जगह पे है लिबरल्स जो कि ये मांग कर रहे हैं कि हमें तो अपने खुद के लीडर्स चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए। वहीं पे कंजर्वेटिव्स हैं जिन्होंने बच्चों अपनी मजबूती बना ली है, यूरोप पे अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश कर दिया है। तो अब क्या होगी? अब होगी लड़ाई। इसी के दौरान यहां पर बहुत से लोग रेवोल्यूशनरी बनकर आएंगे। रेवोल्यूशनरी मतलब दिखाती हूं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी की एक इमेज दिखाती हूं। तो यहां पे बच्चों हमारे रेवोल्यूशनरीज आएंगे और ये रेवोल्यूशनरीज बात करेंगे रेवोल्यूशन लाने की। ये बोलेंगे कि ऐसे ही बातें नहीं होंगी, अब ये जो हमारे कंजर्वेटिव ऑर्डर के लोग हैं, राजा है, इनका बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमें क्या करना है? रातों रात हमें रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, क्रांति लेकर आनी पड़ेगी, मोनार्की को हटाना पड़ेगा, नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा। और अब ये आइडिया आएगा, ये रेवोल्यूशनरीज आएंगे। यूजीपी मजीनी की भी हम बात करेंगे लेकिन अपनी अगली क्लास में। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। ऑलराइट, तो एक बारी लास्ट के कुछ एमसीक्यूज पे मैं आपको लेकर चल रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बारी सारे बच्चों को, अगर आज की क्लास में मजा आया है तो एक बारी फायर इमोजी और ज्वालामुखी इमोजी बना के सारे बच्चे मुझे यहां पे बता देंगे फटाफट से, जल्दी से।
जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। फिर गाना गाऊंगी, चन्ना मेरा गाऊंगी आज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, कांग्रेस ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट की गई थी? कांग्रेस ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट की गई थी? हु वाज द होस्ट? आपका होस्ट और दोस्त कौन था इस कांग्रेस ऑफ वियना का? याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम बार बार आएगा चैप्टर में। नेपोलियन, ड्यूक मेटर्निच, बिस्मार्क या फिर गैरिबॉल्डी? सो मेनी फायर इमोजीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों, ऑल्दो मुझे दिखता कम है, लेकिन मुझे फायर इमोजीज जरूर दिख रही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज ड्यूक मेटर्निच। बिल्कुल सही जवाब। ड्यूक मेटर्निच ऑफ कौन सी जगह के थे ये? कौन सी जगह को बिलोंग करते थे ड्यूक मेटर्निच? ये भी मुझे बता दीजिए। ठीक है। कुणाल, स्पर्श, प्रक्षल, सत्यम, वर्षा, उमंग, प्रियांशु, शेख तौसिफ, मोहराना, सम्यान और अर्पण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What did conservatives use to control ideas? लोगों के विचारों को कंट्रोल करने के लिए कंजर्वेटिव क्या करते थे? इलेक्शंस का इस्तेमाल करते थे, मिलिट्री का यूज करते थे, सेंसरशिप लॉज का यूज करते थे या ट्रेड का यूज करते थे? What did they use to control ideas? लोगों के विचार जो है बच्चों, उनको कंट्रोल कैसे करते थे वो? ऑस्ट्रिया के थे ड्यूक मेटर्निच। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, यहां पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली 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 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विच इज सेंसरशिप लॉज। सेंसरशिप लॉज इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। ऑल राइट। प्रतीक, उमंग, प्रक्षल, उमाकांत, अनमोल, बिलाल, आहान, शेख तौसिफ, अल्फीशा एंड नंदिनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बढ़िया। एक बारी फाइनल लीडर बोर्ड भी हम देख लेते हैं। यहां पर प्रक्षल और सक्षम और सम्यान, प्रिंसेस, आर्या, आयुष, आकर्ष, पावनी, आहान, आदित्य और अनय, ये हमारा फाइनल लीडर बोर्ड है। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलो, अब हम आ जाते हैं क्लास के अंत पे, और यहां पर बच्चों थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाना गा देती हूं मैं। क्या है वो गाना? अंधेरा मेरा तूने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया। यही है ना? तो एक टीचर को बच्चों आपने सिंगर बना दिया है। मतलब मैं अगर गाती हूं तो कान में से लोगों के तो प्लीज ठीक है। तो आप ही ने बोला था यार, देखो गाने के लिए मेरी आवाज बहुत बुरी है गाइस, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे मैं गाना जरूर गा देती हूँ। ठीक है, देख देख शीशा शर्मांदी फिर सू। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड प्लीज जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आइएगा। कल हम लोग रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ और भी चीजें देखेंगे, कैसे एक 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 करके रेवोल्यूशंस जो है आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। कहां पर? यूरोप में। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। जिसको खाना खाना है जाइए, जिसको अपना फोन चार्ज पे लगाना है जाइए। मेरी तरफ से आज आप फ्री हैं और आई विल सी यू गाइज टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव 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 टू यू ऑल एंड thank you guys, thank you so much, take care,